गाइस जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा पॉलिटी है, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, वो 12 पार्टों में डिवाइड है, 12 भागों में बटी हुई है। तो मैंने आपको अभी उसके 3 पार्ट पढ़ाए हैं, 3 चैप्टर पढ़ाए हैं। 3 चैप्टर में पहला चैप्टर मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया था। उसके बाद में मैंने आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाई थी। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था संविधान की अवधारणा। अब हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं, जिसको बोलते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि रिवाइज करोगे तब भी समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाद में भूल के जाओगे, पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं रोज़ थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ आपको, और थोड़ा सा खुद की मेहनत करो, खुद से रिवीजन करो। चैप्टर नंबर 1 में कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक। उस फिर 1857 की क्रांति ने ये बता दिया था कि ब्रिटिश सरकार को कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि अब इंडिया में वो राज्य कर पाए, और फिर डायरेक्ट जो है वो है ब्रिटिश क्राउन प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। और उसके बाद से रूल बने 1858 टू 1947 कि अधिनियम ताज शासन जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। उसके बाद आगे बात करेंगे। इस सारी पृष्ठभूमि को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये पढ़ाते हैं हमारे संविधान के विकास या हमारे संविधान के विकास को, संविधान के प्रावधान में इस सभी का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। अब संविधान का निर्माण, जिसको बोलते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान सभा की मांग, संविधान सलाहकार भी कहा जाता है। उसके बाद में कांग्रेस में की कब मांग की गई, कैसे गठन हुआ था, कैबिनेट में जो मिशन था उसके आधार पर संविधान सभा के चुनाव हुए थे। आगे बात करें अगर कब से काम करना शुरू किया था संविधान ने, उसमें क्या उसकी कार्यप्रणाली थी, जो संविधान सभा की थी तो क्या कार्यप्रणाली थी। अब बात करें संविधान अधिनियम 1947 था, जिसके द्वारा क्या क्या अमेंडमेंट किए गए थे। विधानसभा की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समितियां थी, जैसे कि बड़ी समितियां, छोटी समितियां, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने अलग अलग कार्यों को देखा, परखा। अब आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, संविधान कब प्रभाव में आया, उसके बाद कब प्रवर्तन हुआ। कांग्रेस की विशेष समिति, जो कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी, संविधान सभा की आलोचना किन किन आधारों पर की जाती है। आगे बात करेंगे संविधान का हिंदी पाठ। तो जब संविधान का हिंदी पाठ है और हमारी जो शुरुआत किया था हमने, तो पृष्ठभूमि से शुरुआत की थी, है ना। पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें संविधान की अवधारणा क्या है, एंड देन हमने जाना कि संविधान का अर्थ क्या है, संविधान के क्या कार्य हैं, संविधान की विशेषताएं क्या है। कुछ विशेषताएं की हमने विशेषताएं पे हमने बात कर ली है। आपको तो ऑलरेडी पता है कि हमारी जो विशेषताएं हैं वो 17 विशेषताएं हैं। 17 विशेषताओं का वर्गीकरण, पेन गिर गया, सॉरी, 1 मिनट के लिए। है ना। अब आगे बात करते हैं, पेंसिल गिर गई थी, उठा लिया मैंने। उसके बाद में आगे बात करते हैं, लगभग 17 विशेषताओं में वर्गीकरण किया गया था। इससे पहले यूपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देन आगे चलते हैं, फिर आगे चैप्टर पढ़ेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन आया था, जो हम बात करेंगे वो है संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार की बात की थी। संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार की बात की थी कि संविधान हो पर संवैधानिकता हो, संविधान हो पर संवैधानिक हो, संविधानवाद में हो। ऐसा जरूरी नहीं है संवैधानिकता, संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब वे कुछ संविधान के नियमों के अनुसार चल रहा है। तो इससे रिलेटेड यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहले उस क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। प्रशासनिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन रहा है। तो देखो अब जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ, तो जब हम बात करेंगे डॉक्टर अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो इनके द्वारा संवैधानिकता के परिभाषित किया गया था। इनके द्वारा संवैधानिकता को परिभाषित किया गया था। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेजॉरिटी है, संवैधानिकता जो मोनालिटी है, और उन्होंने कहा कि संवैधानिकता का अर्थ है कि विभिन्न नागरिक वर्गों एवं प्रशासनिक समूहों के परस्पर विरोधी हितों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। अब आगे बात करेंगे।
और इसके तहत किसी भी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। विभिन्न समूहों की हितों की प्राप्ति के लिए बिना किसी टकराव के समस्या के हल करने की परिकल्पना की जाती है। बेसिकली इन्होंने कोऑर्डिनेशन की बात की है। विभिन्न वर्गों के बीच संविधान का मुख्य काम हो जाता है। यह काम क्या होता है? मेंस में अगर बात करें, देखो 150 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे 150 वर्ड्स का 10 मार्क का होगा, और अगर यहीं पे अगर 250 वर्ड्स का क्वेश्चन आ गया तो 15 मार्क्स का होगा। तो आप देखेंगे कि 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझाया जाता है, ये आपकी भूमिका हो जाती है। आप थोड़ा सा भूमिका लिखेंगे, भूमिका हो जाएगी। और अगर इस संदर्भ में ये बुक आपकी सहायता तो हेल्प ही करती है, उसमें तो आपका कोई दो राह नहीं है कि मान लो संविधान को किसी विशेषता की पूछ लिया। भारतीय संविधान अब ये मान लो कि उसने पूछा कि भारतीय संविधान नम्य है या अनम्य है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है ना? अगर उसने पूछ लिया कि भारतीय संविधान नम्य है या अनम्य है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है ना? तो आप वहां किसी डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, वहां से शुरू कर सकते हैं। जो मेंस आंसर राइटिंग में सबसे पहली जो भूमिका या इंट्रो लिखा जाता है, अगर आप इसको ज़्यादा सटीक लिखते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर थोड़ा सा इम्प्रेसिव आंसर रिटर्न का तरीका होता है, आंसर राइटिंग का तरीका होता है, तो ज़्यादा नहीं लिखना होता, बस 2 से 3 लाइनें लिखनी होती हैं और आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं। अब आगे बात करें इम्पोर्टेंस की, तो अब इम्पोर्टेंस की बात की है। और आफ्टर दैट बॉडी पार्ट, ये ढांचा होता है। देखो पहले हमने भूमिका लिखी, अब अगर आपको सटीक पता है तो आप परिभाषा, पहले तो लोग परिभाषा लिखते हैं। अगर किसी को सटीक आंसर पता है वो 2-3 लाइनों में लिख के खत्म करता है, दैट इज अ भूमिका। उसके बाद वो लिखता है, तो जब लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, वो हो जाएगा बॉडी पार्ट यानी कि ढांचा। अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें, तो क्वेश्चन में 5 से 7 ऐसे पॉइंट हैं जो कि सटीक होते हैं और उनमें से 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखे जाते हैं। आगे बात करें संवैधानिक नैतिकता क्या है, तो संवैधानिक नैतिकता की विधि की शासन की स्थापना सुनिश्चित करना, आकांक्षाओं और आदर्शों को साथ लेकर चलना, संवैधानिक नैतिकता संस्थाओं संस्थाओं में लोगों का विश्वास बनाए रखना, यही है संवैधानिक नैतिकता। संविधानवाद यानी कि जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो संविधान के अनुसार काम कर रही हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी देश के संविधान हो पर संविधान के अनुसार कार्य ना हो रहा हो, कि किसी देश का संविधान हो पर संविधान के अनुसार कार्य ना हो रहा हो। अब संविधान के अनुसार जो चीजें हैं वो ना चल रही हो, या लोगों की आकांक्षाओं या के आगे बढ़ने में सहयोग और समन्वय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और समन्वय नैतिकता कानून का प्रयोग करके सामाजिक और सामूहिक नैतिकता को प्रभावित करता है और उसे उसके बदले भी वो बदल भी सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि वो वही रहेगा, बदल भी सकता है। लेकिन आपको पता है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो बहुत टाइम लगता है और उसकी पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। आफ्टर दैट यू कैन अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अगर बात करें इसमें एक एग्जाम्पल की, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पॉलिटी और करंट अफेयर को जोड़कर भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्टैटिक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने तो क्या एग्जाम्पल दिया, सती प्रथा को समाप्त किया था, विधवाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। यहाँ पर क्या है कि सरकार ने कानून द्वारा लागू किया, लोगों की मानसिकता धीरे धीरे अपने आप में बदल जाती है। संवैधानिक नैतिकता समाज में बहुलता और विविधताओं को महत्व प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो नेताजी सिंह जौहर या नाम, भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय में LGBTQ के अधिकारों की पुनः पुष्टि की, सभी लोगों को गरिमा स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में ये दोहराया कि संवैधानिक नैतिकता है वो केवल अक्षरता है,
अक्षरता के लिए ये स्वतंत्रता और स्वायत्तता के समूहों पर आधारित है और ये बिना भेदभाव समानता के निजता के अधिकार से भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आपको यही वाला आंसर लिखना है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस टाइप का आप आंसर लिख सकते हो सकता है किसी को मेरे से भी सटीक आंसर पता हो तो वो आंसर भी लिख सकता है। ये मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। नोट्स आपको अभी रिसेंट तो नहीं मिलेंगे, आपको जब मैं टेलीग्राम चैनल बना लूँगी तब मिलेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कह रही कि इनको भी अभी जाना है, बाद में नहीं आगे जा सकते, जब हम पढ़ाने के लिए बैठते तो भी आते जाते हैं। आंसर लिखना है कि कोई बहुत अच्छा लिख देता है, बहुत अच्छा आंसर लिख देता है, कोई बहुत लॉन्ग आंसर लिखता है, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और सारा कचड़ा बड़ा होता है ना। और आगे बात करते हैं, और आपने शायद अर्थ, महत्व और उसको इतना एलोब्रेट कर दिया बेसिकली कि आपने बहुत बड़ा आंसर लिख दिया है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ही है, 4 से 5 पॉइंट है। आगे बात करें, आप एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं यही एग्जाम्पल देना, यू कैन चेंज योर एग्जाम्पल। बेसिकली आपको मैंने 3 पार्टों में डिवाइड करके बताया था। अब इसके आगे बात करते हैं, इनको भी दोपहर को ही निकलना होता है, शाम को जब पढ़ाने बैठो तभी निकलेंगे, उसके आगे पीछे नहीं निकलेंगे। सबसे अच्छा आंसर स्टैटिक होता है, सबसे अच्छा आंसर आप स्टैटिक दे दो और सटीक फॉर वर्ड्स दे दो, कि मतलब आपने छोटे शब्दों में लिखा और एकदम सटीक लिखा, आपसे जिसने जो पूछा वही आपने बताया, और कुछ आपने इधर से उधर से मिलाया नहीं है। अब ठीक है, घुमाया नहीं आपने किसी को, क्या आपने लिखा तो बड़ा 2-4 पन्ने का आंसर है, लेकिन अब उसमें वो ढूंढे कि कहाँ पे इसने इसकी इंपॉर्टेंस दिखाई है ना, तो वो बेकार है। अगर आपको कोई सटीक आंसर पता है, 2-3 लाइनों में लिख के उसको खत्म कर दो, एग्जामिनर समझदार होगा तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं 150 वर्ड्स में आंसर राइट करना है, तो एग्जाम्पल में ज़्यादा वर्डिंग दे दें। मान लो कि अब आप ये कर दो कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। तो अब अगर मैंने भूमिका में 100 नंबर लिख दिए, तो फिर जो एग्जाम्पल की थ्योरी होगी उसमें मुझे 50 नंबर ही लिखने होंगे। तो मैं क्या करूँगी, भूमिका को छोटी कर दूंगी और एग्जाम्पल बड़ा कर दूंगी, एग्जाम्पल बड़ा दे दूंगी, जिससे क्या है कि एग्जामिनर को समझ में भी चीज़ें आएंगी, और जब चीज़ें समझ आ जाएंगी तो नंबर वो ऑटोमेटिक बिना समझे दे देगा, है ना। अब आगे बात करते हैं, अभी तक जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं जिसमें आपको लगता है कि संभावना यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इसके पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप क्या करेंगे कि उनका ये फॉर्मेटिंग अच्छा से तैयार कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जब ये बुक ख़त्म हो जाए ना, जब ये वाली बुक ख़त्म हो जाए क्वालिटी की, है ना, जब ये बुक क्वालिटी की ख़त्म हो जाए तो आप लोग कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन की एक बुकलेट बना लेना या नोटबुक बना लेना, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ऐसा नहीं है कि विशेषताएं बदल जाएंगी, अगर 400-500 आपने क्वेश्चन बना लिए तो विशेषताएं तो नहीं बदलेंगी, संविधान की विशेषताएं तो वही रहनी है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, तो अगर आपने रट्टा नहीं मारना, समझ लिया चीज़ों को, तो जब तुमने समझ लिया है ना तो वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो आपने उसको इतने अच्छे से समझा है कि उसको कोई भी किधर से भी घुमाएगा तो तुम उसका जवाब दे दोगे, है ना। और हो सकता है अगली बार जो आपने क्वेश्चन लिखे उन्हीं क्वेश्चनों से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी कर लेना, 300 से 400 क्वेश्चन नोट कर लेना और उन क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लेना अपने दिमाग में, और बढ़िया से नंबर ले आओगे। इस बार नहीं तो हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए, उस आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो हो सकता है अगली बार सिलेक्शन हो जाए। पर किसी एक विशेषता पर फोकस करें, उसे न्यायिक निर्णयों से जोड़ दें। मान लो कि क्वेश्चन बड़ा सा आ गया, उसमें विशेषताएं लिखनी है, अब आपको कोई एक बढ़िया विशेषता पता है, उस विशेषता को क्या किया आपने न्यायिक निर्णय से जोड़ दिया, एग्जाम्पल दे दिया, एग्जामिनर ने नंबर दे दिया, पास हो गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज का जो चैप्टर है वो संविधान की विशेषताएं हैं, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है, तो इसमें से आपको कुछ विशेषताएं हैं
वो आपको पता है 17 विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताओं से आप पहले से ही परिचित हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है 3 चैप्टर्स में। जो बची हुई है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा भारत का है। इसमें अमेंडमेंट भी जल्दी नहीं होते हैं, रिटन है, रिजिड है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। उसके बाद की हेडिंग रहेगी नम्य और अनम्य का समन्वय है। सरकार का संसदीय रूप, इस बार क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रिटिश के साथ तुलना करें। जैसे सरकार का संसदीय स्वरूप इस बार का क्वेश्चन था, ब्रिटिश के साथ तुलना करें, ये क्वेश्चन था। तो सहकारी समितियों से भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता है सहकारी समितियां, उसमें बड़ी समितियां, छोटी समितियां, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ये। अब आलोचना भी है, देखो क्यों, अगर किसी में भी कोई भी विशेषता है, मान लो मेरी जो हाइट है वो 6 फुट 5 इंच है, ये एक मेरी विशेषता है। लेकिन अगर ये मेरी विशेषता है तो कहीं ना कहीं ये मेरी आलोचना भी है कि अब मैं, अगर मेरी हाइट 6 फुट 5 इंच है तो मैं ट्रैवल करती हूँ तो हर जगह मैं आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकती। बस मैं आसानी से कर सकती हूँ, तो मैं ट्रैवल आसानी से नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे अगर इधर वाली सीट पे बैठ गई तो सिर उठा झुका के बैठना पड़ेगा, सीट मेरे लिए ऑटो छोटा पड़ जाएगा। तो अगर कोई भी बड़ा है, स्प्रेड है, तो घबराना नहीं है। अगर उसकी विशेषता है तो उसकी आलोचना भी होगी, है ना। अब आलोचना में मैं आपको बता देती हूँ कुछ पॉइंट है, जैसे कि आलोचना में क्या है। पॉइंट नंबर ए है उधार का संविधान। पॉइंट नंबर बी है 1935 अधिनियम को कार्बन कॉपी और गैर भारतीय और भारतीय विरोधी। ये लोग अच्छा दुखी करते, दोपहर निकालो से पढ़ाने बैठो। भारतीय विरोधी गांधीवाद से दूर। गांधीवाद यानी कि कहने का मतलब है गांधी जी का योगदान तो बहुत रहा है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है इसमें गांधी जी से रिलेटेड ना के बराबर है। महाकाव्य आकार, महाकाव्य आकार का मतलब है आप ये कह सकते हैं भारी भरकम, वकीलों का स्वर्ग, मनोकामनाओं की संविधान। आप ये कह सकते हो कि वकीलों के लिए मनोकामनाओं को की जो संविधान है ना वो हाथीनुमा बनाया गया, हाथी जैसा बड़ा स्प्रेड। ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे, मैं नहीं कह रही ये बात। अब आगे बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 395 इसमें अनुच्छेद हैं, 22 इसके पार्ट हैं, 8 इसकी अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर अभी करंट की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। अब की बात करते हैं, 12 अनुसूचियां हैं इस टाइम पे। 370, जैसे कि आपने देखा था धारा 370, तो धारा 370 के बाद इसे भी हम गलत नहीं ठहराते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अब कश्मीर में लागू होने लगी हैं। 370 के बाद में कश्मीर में बहुत सारी चीजें हैं जो अब लागू हो रही हैं। और अब 370 में आप ये मान लो कि 45A हो गया, मैंने कोई आर्टिकल उठा लिया 45A, या आप कहते हो मैंने कोई दूसरा आर्टिकल उठा लिया उसका पार्ट B उठा लिया। ऐसे जोड़ जोड़ के वो जो धारा बन गई है वो 370 बन गई। समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे संविधान की विशेषताओं को, बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस। देखिए, भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं भारत का जो संविधान है वो खुद का नहीं है, कहीं ब्रिटिश से, कहीं कनाडा से, कहीं अमेरिका से, अलग अलग जगह से उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की, ठीक है, तो उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें
संशोधन में संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवनंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। आगे बात करते हैं संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की जो विशेषताएं हैं, तो संविधान की विशेषताओं में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित। जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित, जो लिखित है वो अमेरिका का संविधान है। अगर अलिखित की बात करें, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। समझ गए गाइस? मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 1995 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधन के करीब 20 अनुच्छेद व 1 भाग को हटा दिया गया है। इसमें करीब 95 अनुच्छेद 4 भागों में। मैंने आपको सीधा सीधा समझाया था गाइस अभी कि रोज नोटिफिकेशन आते हैं, दिन भर नोटिफिकेशन आते हैं हमारे यहाँ से सामान खरीदने। मैंने आपको भी बहुत सिंपल समझाया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो अपनाया गया था। उसके बाद की अगर बात करूं तो 395 अनुच्छेद है हमारे संविधान में, 22 पार्ट है। उसके बाद इसमें अभी तक जो सूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी और अभी आज के रिसेंट डेट पे 12 अनुसूचियां हैं। आगे बात करते हैं गाइस। इसमें देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसमें अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं, जिसे इनकी प्रमुख विशेषताएं भी कहा जाता है। बात करेंगे लिखित यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भारतीय संविधान एक व्यवस्थित एवं लिखित दस्तावेज है जिसमें कुल 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 470 अनुच्छेद संशोधन के बाद है। ये बात याद कर लीजिएगा कि 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 470 अनुच्छेद है संशोधन के बाद में। संघात्मक संरचना यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर। भारत एक संघीय देश है परंतु इसकी संघीयता में एकता प्रमुख है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। देखो, संघात्मक संरचना यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है भारत एक संघीय देश है परंतु इसकी संघीयता में एकता प्रमुख है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है 3 सूचियों, केंद्र, राज्य, समवर्ती सूची के माध्यम से। संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो जो संसदीय प्रणाली की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। भारत में ब्रिटिश शैली की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में क्या आता है, संविधान के भाग 3 से 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देती है। पॉइंट नंबर 5 है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है संविधान के भाग 4A में 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या आता है, भारतीय न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वे संसद और राज्य विधान मंडलों के कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका इससे स्वतंत्र है ताकि न्याय निष्पक्ष रूप से दिया जा सके। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है मूल अधिकारों की संरक्षण व्यवस्था, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो रिट याचिका के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुशता विरोधी विशेषता, यानी कि चेक्स ऑफ ऑन आर्बिट्री पावर। भारत का संविधान कानून के शासन और संवैधानिकता को प्राथमिकता देता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। आपको ये गाइस याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था, कोई भी व्यक्ति और कोई पर्टिकुलर संस्था हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून जो कहेगा वही करनी पड़ेगी उसको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान में लचीलापन और कठोरता का मिश्रण, यानी कि फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ना तो अत्यधिक कठोर है ना अत्यधिक लचीली है। यह इसे स्थायित्व और प्रगतिशील दोनों प्रदान करता है। ठीक है, तो आज गाइस बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल पढ़ेंगे हम संविधान की विशेषताएं, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि जो ये फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी बड़ा है और इसके एक एक पॉइंट को मुझे डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। कल पढ़ाती हूँ गाइस जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।